हेलो फ्रेंड्स, आपका ज्ञान समृद्धि सामान्य ज्ञान में फिर से स्वागत है। मैं हूं जय और आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से आप सब के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो आज का प्रश्न है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कौन सी उत्तराखंड की सबसे पुरानी जनजाति है? ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी किरात, ऑप्शन सी खस और डी शक। तो ये चार ऑप्शन हैं आपके पास। डियर फ्रेंड्स, इन चार में से इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन ए कोल। यहाँ पे स्पेशली डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का नाम लिया गया है। इसकी खास बात यह है कि उत्तराखंड के इतिहास का अध्ययन करने वाले इतिहासकार अलग अलग तथ्यों के मद्देनज़र अलग अलग जनजाति को उत्तराखंड की पहली जनजाति मानते हैं। इसकी क्या वजह है, इसके पीछे क्या कारण है, उसके लिए हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल अपने तथ्यों के आधार पर डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, जिन्होंने उत्तराखंड का इतिहास नामक ग्रंथ के अलावा अन्य बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, इन्होंने कोल को उत्तराखंड की पहली जनजाति माना और किरात को दूसरी, खस को तीसरी, शक को चौथी और कुनिंदों को उन्होंने उत्तराखंड की 5वीं क्रम की जनजाति माना। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है ए। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। कत्यूरी काल में जिलाधिकारी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? ए उपरीक, बी आयुक्त, सी विशपति और डी इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कत्यूरियों ने उत्तराखंड में लंबे समय तक शासन किया। इनकी प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था बहुत ही उच्च किस्म की थी। इन्होंने अपने प्रशासन के सर्वोच्च पद पर उपरीक को बैठाया था, जिसको राज्यपाल बोलते हैं। भले इसके ऊपर नरेश हुआ करता था, तो प्रांतीय शासन व्यवस्था में ये पहले नंबर पे था उपरीक, जिसको राज्यपाल कहते थे। आयुक्त, जिसे मंडलाधिप या कमिश्नर बोलते थे, और विशपति जिले का मुखिया होता था और उसे जिलाधिकारी बोला जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, विस्तार से चर्चा हम इसकी कत्यूरी शासनकाल के संबंध में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। अब है प्रश्न नंबर 3। किस पंवार शासक ने राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ लाई थी? ये प्रश्न। तो आप जानते हैं पंवार शासकों ने उत्तराखंड में लगभग 9वीं शताब्दी से लेकर और 20वीं शताब्दी यानी स्वतंत्रता तक शासन किया। और चांदपुर गढ़ी जो कि चमोली में है, वहाँ से इनके राज्य की शुरुआत हुई थी और चांदपुर गढ़ी उनकी पहली राजधानी थी। वहाँ से राजधानी को देवलगढ़ किसने लाया, ये है प्रश्न। और डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है जगतपाल, ऑप्शन बी है अजयपाल, ऑप्शन सी है सुदर्शन शाह और ऑप्शन डी है कनकपाल। तो इनमें से सबसे सही उत्तर है डियर फ्रेंड्स बी अजयपाल। ये जो अजयपाल हैं, ये पंवार वंशी शासकों में 37वें क्रम का शासक था। और अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो ये समझ आएगा कि ये पंवार वंशी शासकों में एक बहुत ही प्रतापी शासक था। और इतिहास में दर्ज है कि गढ़वाल में 52 गढ़ों का एकीकरण करने का श्रेय भी इसी को जाता है। और इसकी दार्शनिकता, इसकी सत्यवादिता को देखते हुए इसे गढ़वाल का युधिष्ठिर भी कहा जाता है। और अशोक, गढ़वाल का अशोक, और क्योंकि इसने 52 गढ़ों का एकीकरण किया, इसलिए इसे गढ़ों का राजा भी बोला जाता है।
ठीक है, इसके संबंध में और विस्तार से चर्चा हम फिर कभी कर लेंगे। अभी बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। इनमें से कौन कभी कुमाऊं का कमिश्नर नहीं रहा? डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि सन 1815 के बाद जब सिंगोली की संधि लागू हुई तो गोरखों का गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पर से अधिकार समाप्त हो गया। अंग्रेज़ों ने विजय हासिल की और कुमाऊं और गढ़वाल के एक हिस्से को पर अपना कब्जा करके वहाँ कमिश्नर के माध्यम से शासन चलाया। काफ़ी लंबी फहरिस्त है कमिश्नरों की। उनमें से इस प्रश्न में ऑप्शन ए दिया है जॉर्ज लुसिंगटन, बी दिया है मोस्ले स्मिथ, सी दिया है सर हेनरी रैमजे और डी दिया है कॉर्नवॉल कटिंग। डियर फ्रेंड्स, अगर आप कमिश्नरों की लिस्ट देखेंगे तो आपको कॉर्नवॉल कटिंग का नाम उसमें कहीं नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये जो जॉर्ज लुसिंगटन है ऑप्शन ए में, इन्होंने 1838 से 1848 के दौरान कुमाऊं में शासन किया। इसको द्वितीय ट्रेल भी कहा जाता है, ये इसका उपनाम है। फ्रेंड्स, याद करने वाली चीज़ है। द्वितीय ट्रेल किसको बोलते थे? जॉर्ज लुसिंगटन को। ठीक है, जो मोस्ले स्मिथ है ऑप्शन बी, इसने 1835 से और 1838 के दौरान कुमाऊं में अंग्रेजी राज्य का शासन चलाया और ये पहला ऐसा व्यक्ति था जो कमिश्नर रहा, लेकिन कार्यवाहक कमिश्नर रहा। ठीक है, इसके बाद जो ऑप्शन सी है हमारे पास सर हेनरी रैमजे, इन्होंने 1856 से लेकर और सन 1884 के दौरान कुमाऊं में शासन किया। ये सबसे चहेते, सबसे प्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय कमिश्नर रहे। इनको कुमाऊं का बेताज बादशाह और लोकप्रियता के कारण लोग इन्हें राम जी भी बोलते थे। आप जानते हैं नैनीताल में जो रामनगर है वो इन्हीं की स्थापना है और इन्हीं के नाम पर उसका नाम रामनगर रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की। कुमाऊं का बारदोली या द्वितीय बारदोली किसको कहा जाता है? ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है सल्ट, ऑप्शन बी है दूधातौली, ऑप्शन सी है बागेश्वर और ऑप्शन डी है देहरादून। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये ठीक है कि कुमाऊं का बारदोली या द्वितीय बारदोली कुमाऊं में ही पड़ेगा, क्योंकि कुमाऊं के बारदोली की बात हो रही है। तो बहुत आसान है, देहरादून आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ए सल्ट। डियर फ्रेंड्स, ये सल्ट अल्मोड़ा में पड़ता है। जब देश की स्वतंत्रता के दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उसी दौरान 5 सितंबर 1942 को, क्योंकि सल्ट अल्मोड़ा में कुमाऊं कांग्रेस का मुख्यालय था, तो उस दौरान कुमाऊं और गढ़वाल के भारी मात्रा में लोग सल्ट में जमा हुए। वहाँ जॉनसन नाम के एक पुलिस सेना नायक ने निहत्थे जो आंदोलनकारी थे उन पर गोलियां चलवाई और इस गोलीकांड में गंगाराम, खीमादेव, चूड़ामणि और बहादुर सिंह जो क्रांतिकारी थे वो शहीद हो गए। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने इसकी तुलना गुजरात स्थित बारदोली से की और इसे कुमाऊं का बारदोली कहा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी जानकारियाँ जो मैं आपको दे रहा हूँ ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सारी महत्वपूर्ण हैं। आप एक एक सबको याद करके अपनी कॉपी पर रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6, सागा ऑफ नेटिव एक्सप्लोरर नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए चंदन सिंह राणा, ऑप्शन बी नैन सिंह रावत, ऑप्शन सी सुरेंद्र सिंह पांगती और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सागा ऑफ नेटिव एक्सप्लोरर जो मुंशियारी के निवासी नैन सिंह रावत थे उनकी यात्राओं और उनके जीवन पर आधारित पुस्तक है।
ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और डियर फ्रेंड्स, इसे एक प्रशासनिक अधिकारी सुरेंद्र सिंह पांगती ने लिखा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर होगा सी, सुरेंद्र सिंह पांगती। आप जानते हैं जो ये नैन सिंह रावत थे, ये पिथौरागढ़ के मुंशियारी के निवासी थे। इनकी जो ज़्यादा प्रसिद्धि है वो इस बात के लिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में नए रास्तों की खोज करना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदी के उद्गम का पता लगाना, लासा के लिए मार्ग की ढूंढ करना, ये सब इनके सराहनीय कार्य थे। और इन सब को देखते हुए इन्हें मौलिक पंडित उपनाम से उत्तराखंड के इतिहास में याद किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक वीडियो मैं बनाऊंगा उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, तो उसमें भी हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 7 की। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को यह नाम कब दिया गया? मतलब ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात हो रही है फ्रेंड्स। ओके, ऑप्शन ए है 1936, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1957 और ऑप्शन डी है 1954। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर डी 1957। स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। तब कुमाऊं के एक अंग्रेज कमिश्नर थे हेली, उनके नाम पर इसे हेली नेशनल पार्क नाम दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 1947 में देश की आज़ादी के बाद उनका नाम हटा करके, क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से रामगंगा नदी जाती है, इसीलिए इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। बाद में उत्तराखंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध नरभक्षी बाघों के शिकारी जिम कॉर्बेट थे, उनके नाम पर इसका नाम 1954 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही फेमस प्लेस है पूरे उत्तराखंड में। इस पर हम कभी अलग से वीडियो बना के विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। मालसी डियर पार्क कहाँ है? ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी उत्तरकाशी और ऑप्शन डी अल्मोड़ा। डियर फ्रेंड्स, जितने प्रश्न की हमने चर्चा की है ये उनमें से सबसे सरल प्रश्न है मेरी नज़र में, और इसका उत्तर आपको पता होगा। इसका उत्तर है बी देहरादून। इसे दून पार्क भी बोला जाता है और डियर और पक्षियों के लिए ये बहुत ही फेमस है। अगर आप कभी देहरादून गए होंगे तो शायद आप यहाँ कभी गए भी होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सरल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा चर्चा करने की मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। वृद्ध बद्री कहाँ है? आप जानते हैं उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है और उत्तराखंड के चमोली में अनेक सारे मंदिर हैं और विष्णु के कुछ विशेष मंदिर हैं जिन्हें पंचबद्री की संज्ञा दी गई, जिसमें बद्रीनाथ, वृद्ध बद्री, योगध्यान बद्री, भविष्य बद्री और आदि बद्री को शामिल किया जाता है। ये सारे के सारे पंचबद्री चमोली में हैं और इस प्रश्न के ऑप्शंस तो दिए हैं, एक पांडुकेश्वर, बी हेलंग, सी कर्णप्रयाग और डी द्रोणागिरी। ये चारों जगह भी चमोली में ही है, लेकिन यहाँ पे वृद्ध बद्री के बारे में पूछा हुआ है कि ये कहाँ है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आंसर बी हेलंग में है, चमोली के हेलंग में। और जो योगध्यान बद्री है वो पांडुकेश्वर में है और जो आदि बद्री है वो कर्णप्रयाग में है और जो भविष्य बद्री है वो द्रोणागिरी में है। और आपको पता है बद्रीनाथ तो बद्रीनाथ में ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे इस प्रश्न का आंसर है बी हेलंग, हेलंग चमोली। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। ये पूछा है राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल को कश्मीर में क्या बोला जाता है? राजकीय पुष्प, उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल, आप जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया ओवालेटा है और ये पूछा गया है कि कश्मीर में इसे क्या बोलते हैं।
ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर है सी, गलगल। सी फॉर कैट, गलगल। ठीक है डियर फ्रेंड्स, कौल पद्म ब्रह्मकमल को उत्तराखंड में ही बोला जाता है। दूधा फूल इसे हिमाचल प्रदेश के लोग बोलते हैं, और बरगन डटोगेस इसे पंजाब के लोग बोलते हैं। ये अलग अलग राज्यों में हमारे राज्य के पुष्प ब्रह्मकमल के नाम हैं। ज़रूर ये है कि आपको इस ब्रह्मकमल के बारे में इसका वैज्ञानिक नाम याद रखने की ज़रूरत है। क्या है? सुसूरिया ओवालेटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे लगे होंगे। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप इनको ठीक से याद कर लीजिएगा, और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उससे मुझे ये पता चलता है कि आप इसे कितना पसंद कर रहे हैं, और आपकी प्रेरणा से हम इस कार्य को नया और अच्छा रूप दे पाएंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।